हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है कोलाइड, जिसमें से कोलाइडों का वर्गीकरण और कोलाइडों का जो शुद्धिकरण है वो टॉपिक हमारा हो चुका है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडों का निर्माण। बात करेंगे कोलाइडों का निर्माण कैसे किया जाता है, तो ध्यान दें। देखो, अगर इस टॉपिक की बात करें ना तो पीछे का थोड़ा आपको रिवाइज करते अपने। एक तो मैंने आपको बता रखा है, एक तो होता है द्रव स्नेही कोलाइड और एक मैंने आपको बता रखा है कि द्रव विरोधी कोलाइड। कोलाइड दो तरीके से होते हैं, है ना। एक तो मैंने क्या बता रखा है, एक तो होता है आपका द्रव स्नेही कोलाइड और एक हमने पढ़ा हुआ है द्रव विरोधी कोलाइड। अब देखो, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइडों में हमने अंतर भी पढ़े थे, बहुत अच्छे से समझा था इसको हमने। देखो, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जिसमें आपके परिक्षिप्ति प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, जब दोनों के मध्य होता है आकर्षण, तो आकर्षण के कारण क्या होता है कि ये जो आपका कोलाइड है इसका निर्माण बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण है। अब बात करें द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में, तो मैंने आपको बता रखा है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य यहाँ पर किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता। अब आकर्षण नहीं होता तो आकर्षण नहीं होगा, दोनों मिलेंगे नहीं तो कोलाइड का निर्माण नहीं होगा। तो आपको पता है कि जहाँ पर हम द्रव विरोधी कोलाइड की बात करते हैं ना, तो उनको बनाने के लिए, कोलाइडों को निर्माण के लिए हमें विशेष प्रकार की विधियों को अपनाना पड़ता है। मैंने आपको उस दिन कहा था कि कुछ विशेष प्रकार की विधियां अपनानी पड़ती है, तब जाके कोलाइडों का निर्माण होता है। किन में? जो द्रव विरोधी प्रकृति की होते हैं। अब देखो, बात आती है कि द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में, तो इसमें अपने पढ़ेंगे कि जो द्रव विरोधी कोलाइड है उनका निर्माण तभी होगा जब इसमें आपने बाहर से विधियां अपनाई होंगी। अब दो विधियां यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है। एक तो है आपका परिक्षेपण विधि और एक पढ़ोगे आप संघनन विधि। देखो, परिक्षेपण विधि और संघनन विधि की अगर हम बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। परिक्षेपण विधियां वे विधियां होती है जिनमें अगर आपको कोई बड़ा अणु दे दिया जाए, ठीक है, जिसका आकार जो है वो आपका 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हो, यानी कहने का मतलब ये है, आपको पता है कि कोलाइडों का अगर निर्माण करना है तो जरूरी है कि आप जिन अणुओं से कोलाइडों का निर्माण कर रहे हो उन अणुओं का आकार अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा तभी वो कोलाइड कण कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। यानी अगर आप कोलाइडी कणों का निर्माण करना चाहते हो तो निर्माण के दौरान जो अणु आप बना रहे हो उसके लिए आवश्यक शर्त है कि आप उन अणुओं का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रखो। अगर जो अणु बन रहे हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाता है या 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो जाता है तो उन्हें हम कोलाइडी कणों की कैटेगरी में नहीं रखते, ये आपको पता है। अब अपने बात करते हैं परिक्षेपण विधि की और एक होता है आपका संघनन विधि। परिक्षेपण विधि और संघनन विधि में क्या अंतर है आपको ध्यान रखना है। परिक्षेपण विधि वो विधि होती है जिसमें किसी बड़े अणु को तोड़कर छोटे छोटे अणु में बदला जाता है और ये जो छोटे छोटे अणु में बदला जाता है ये आपका कोलाइडी कण होता है। समझ आ रही है बात। और संघनन विधि में क्या होता है कि इसमें आपके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। देखो, बात को समझना। परिक्षेपण विधि में क्या होता है, एक बहुत बड़ा अणु है जिसका आकार कितना है, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा, 1000 नैनोमीटर से भी क्या है, ज्यादा है। क्लियर बात। अगर इसका आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कोलाइडी कणों की कैटेगरी में तो नहीं है। कोलाइडी कणों की कैटेगरी में तभी होगा ना जब आप इस बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दोगे, और जिन अणुओं में तोड़ोगे उनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा तभी वो आपका क्या होगा, कोलाइडी कण कहलाएगा। कहने का मतलब है परिक्षेपण विधि वे विधि है जिसमें आपके बड़े कणों को तोड़ करके छोटे कणों में परिवर्तित किया जाता है और उन छोटे कणों का आकार 1 से
1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए तो वो आपका कोलाइडी कण कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा परिक्षेपण विधि से कोलाइडी कणों का निर्माण। समझ आ गई बात। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो वो होता है संघनन विधि। संघनन विधि में क्या होता है कि जो आपके छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु जिनका आकार जो है वो आपका 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो, 1 नैनोमीटर से भी क्या हो आपका छोटा हो। समझ आ रही है बात। जब 1 नैनोमीटर से भी इनका आकार छोटा होगा तो ये कोलाइडो की कैटेगरी में नहीं आए। आपने क्या किया, इनको आपस में जोड़ा, जोड़ के जो आपने बनाया, जो आपकी संरचना बनी उसका आकार अब 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया। अब बन गया आपका संघनन विधि से कोलाइडी कणों का निर्माण। सीधी सी बात ये है, कोई बड़ी आकृति जिसका आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके कोलाइडी कण बना सकते हो और उस विधि को अपने कहते हैं परिक्षेपण विधि। और संघनन विधि में क्या होता है कि जब आपके पास छोटे छोटे कण हो जिनका आकार आपका 1 नैनोमीटर से भी कम हो, उनको आप जोड़कर एक बड़ी आकृति बना सकते हो और उस आकृति का आकार अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर आ जाता है तो वो हमारा कोलाइडी कण कहलाएगा। और छोटे अणुओं को जोड़कर कोलाइडी कणों का निर्माण आपका संघनन कहलाता है। बड़े अणुओं को तोड़कर कोलाइडी कणों का निर्माण परिक्षेपण विधि, छोटे अणुओं को जोड़कर कोलाइडी कणों का निर्माण संघनन विधि। समझ आई बात। अब बात आती है कि जो परिक्षेपण विधि है ना, ये आपके 2 टाइप्स के पढ़ोगे। परिक्षेपण विधि आप कितने पढ़ोगे, 2 प्रकार से। एक तो आप पढ़ोगे वैद्युत परिक्षेपण विधि, एक आप पढ़ोगे वैद्युत परिक्षेपण विधि जिसे हम बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। इस अपने क्या बोलते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि। हम समझेंगे इसको डिटेल से, ठीक है। और जो दूसरा विधि है वो है आपका पैक्टीकरण विधि। दूसरा विधि कौन सा आपका, पैक्टीकरण विधि। और अगर अपने संघनन की बात करें तो इसके अंदर आप 4 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे। कितने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे, टोटल 4 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इनका क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे कोलाइडी कणों के निर्माण के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है परिक्षेपण विधि का पहला पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। परिक्षेपण विधि का जो पहला पॉइंट है वो है वैद्युत परिक्षेपण विधि या फिर इसे अपने क्या बोलते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इसको सबसे पहले आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगी, फिर जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई है आपको बहुत ईजी लगेगी। ध्यान देना, सबसे पहले क्या होता है कि इस तरीके से अपने को जिस चीज का कोलाइडी का निर्माण करना है, अभी मैंने आपको फर्क बताया था। मैंने कहा था कि अगर हम परिक्षेपण विधि की बात करें तो वहां पर हमारा कोई भी धातु हम ले सकते हैं जिसका हमें कोलाइडी कण बनाना है, वो आकार में काफी बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। अपने ले लेते हैं गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का या फिर किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने इलेक्ट्रोड इस तरीके से, इस तरीके से हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड आप किसी का भी ले सकते हो, सोना, चांदी या फिर किसी भी, प्लेटिनम, इनमें से किसी का भी ले सकते हो। हम ले लेते हैं सोने का ले लेते हैं। मान लो ये क्या है, आपका गोल्ड का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। क्योंकि आपने गोल्ड का इलेक्ट्रोड क्यों लिया है, क्योंकि आपने इसी का कोलाइडी कण प्राप्त करना है। जिसका कोलाइडी कण प्राप्त करना होता है हमें उसी का क्या लेना होता है, इलेक्ट्रोड लेना होता है। पहली बात तो ये। उसके बाद क्या करना होता है कि जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं उसको आपने जल में, यानी आपका यहाँ पर जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो क्या होगा, जल। इसको आपने क्या करना है, जल में इस तरीके से डुबो देना है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्या होता है, हमें इसको जोड़ देना होता है इस तरीके से हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ। किससे जोड़ना है, हाई वोल्टेज के बैटरी के साथ। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ते ही इनमें विद्युत धारा प्रवाह होगी। बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण इनके बीच ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस चीज को समझना, बहुत तेज विद्युत धारा प्रवाह के कारण इनके बीच क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ये इतने गर्म हो जाते हैं कि ये पिघलने लग जाते हैं। आप खुद सोच सकते हो कि बैटरी कितनी ज्यादा हाई वोल्टेज की है,
ठीक है। क्या होता है, दोबारा सुने, हमने इलेक्ट्रोड लिया, किसका लिया, सोने का, गोल्ड का, किसका ले लिया, Au, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ले लिया Au यानी गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले लिया, सोने का इलेक्ट्रोड ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें सोने का कोलाइडी विलेन चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि इसको हमने जोड़ दिया किससे, हाई वोल्टेज की बैटरी से, और यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम के रूप में हमने क्या लिया है, जल क्या लिया हमने, परिक्षेपण माध्यम के रूप में। अब जैसे हमने इसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया, बहुत ही तेज विद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न हुआ, और ऊष्मा इतनी ज्यादा उत्पन्न हुई है कि जिसके कारण आपका जो ये सोना है ये पिघलना शुरू कर देगा। अब ये पिघल जाएगा, तो पिघलने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर ये इस तरीके से जमने लग जाएगा। यहाँ पे ना एक जैसे बहुत तेज ऊष्मा उत्पन्न होगी ना, यहाँ पे एक चमक उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत तेज, इसको मैं इस तरीके से बना देती हूँ, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगी, जैसे इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, एक बहुत ही तेज ऊष्मा उत्पन्न होता है, बहुत ही तेज। ये जो ऊष्मा उत्पन्न होता है इसे अपने बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क, यहाँ पर अपने इसको बोल सकते हैं आर्क। आर्क मतलब होता है चमक, इसे अपने क्या बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं अपने आर्क। आर्क यानी होता है चमक, ठीक है। अब चमक उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपने ये जो आपका सॉल्यूशन बना है, अब देखो जो आपकी ये चीज पिघल गई है ना, ठीक है। अब ये जो पिघली हुई चीज, देखो दोबारा सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका सोना है ये पिघला, पिघलने के कारण अब बहुत तेज ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इतनी तेज ऊष्मा हुई है कि पिघल कर ये वाष्प बन गया, ये पिघल कर वाष्प बन गया। वाष्प बन गया तो वाष्प तो उड़ जाएगा, वाष्प तो उड़ जाएगा, फिर हमारी इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पात्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही बड़ा पात्र होता है, और इस पात्र में आपके आइस क्यूब डाले होते हैं। क्या डाले होते हैं, आइस क्यूब यानी बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े क्या करते हैं, जैसे यह ऊष्मा के कारण पिघल जाता है, पिघलकर इसको वाष्प बन के उड़ने नहीं देता, आइस क्यूब इसको नीचे खींच लेता है। अब इसमें हम क्या रखते हैं, आइस क्यूब रखते हैं। और क्यों रखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पर आपका जो गोल्ड आपने लिया है उसका अगर कोलाइडी कण बना रहे हो तो बहुत तेज बैटरी के कारण ये क्या हो जाता है, वाष्पित होने लग जाता है, कहीं ये वाष्प बन के उड़ ना जाए, इसलिए आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे आइस क्यूब ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ, टेढ़ा सा बन गया ये आपका, ठीक है। अब देखो इसमें आइस क्यूब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से आइस क्यूब है, आप बना लेना इसको अच्छे से। ठीक है। अब ये आइस क्यूब के कारण क्या होगा, ये वाष्प बन के ऊपर जाएगा नहीं, ये नीचे क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, यानी वाष्पित हो रहा था जो आपका, ये जो आपका वाष्पित हो रहा था ये आपका क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, यानी आपका एकत्रित हो जाएगा। अब एक बात और आती है, देखो अब ये जो आपका आइस क्यूब है ये इसको वाष्प बन के उड़ने नहीं देगा, ये संघनित कर लेगा। यहाँ तक बात क्लियर। बात आती है कि अगर मान लो अगर ये सारा इकट्ठा ठंडा होने लग जाएगा तो सारा तो इकट्ठा जम जाएगा, पिघली हुई चीज है, सीधी सी बात है कि पिघली हुई चीज है, अब पिघली हुई चीज तो इकट्ठा हो जाएगी, और इकट्ठा होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो आकार है वो आपका वापस 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाए। अगर पिघली हुई चीज सारी इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी होने के बाद उसका आकार अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो अब तक आपने जो भी मेहनत की वो सारी आपकी खराब जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो हमारा हमने जल ले रखा है जो कि आपका परिक्षेपण माध्यम का काम कर रहा है, इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में KOH भी मिला देते हैं। इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है KOH भी मिला दिया जाता है। बात आती है KOH क्यों मिला दिया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपका गोल्ड है, ये पिघली अवस्था में आपको मिल गई इस तरीके से, ठीक है।
अब ये पिघली हुई अवस्था में आपको मिल गई। अब पिघली हुई अवस्था अगर वापस जम जाएगी तो वापस वही का वही, यानी जो आपने इलेक्ट्रॉन लिया, जो एक बड़ा सा आकार था उसको पिघाला, पिघालने के बाद भी अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो उसका आकार अगर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया तो आपने जो भी मेहनत की वो सारा वेस्ट जाएगा। अब ये KOH का काम क्या होता है? अब ये KOH क्या करता है कि ये जो आपका, जैसे ये आपका थोड़ा सा बाष्पित हुआ जो भी आपका गोल्ड है, जैसे ही वो आपका आइस क्यूब के कारण नीचे आने लगता है, वैसे ही जैसे ही मान लो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लो ये आपका गोल्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी गोल्ड आ गया, यहाँ पे भी गोल्ड आ गया, यहाँ पे भी गोल्ड आ गया। अब ये सारा का सारा बाष्पित हुआ गोल्ड जो था ना उसको आइस क्यूब ने नीचे खींच लिया। अब ये आपस में जुड़ ना जाए इसको ध्यान को रखता है, इसका ध्यान KOH रखता है। इसका ध्यान KOH कैसे रखता है कि मान लो इस तरीके से आपके क्या है, छोटे छोटे गोल्ड के कण हैं, ठीक है, जिनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। अब मौजूद इसमें जो OH आयन होता है ना वो क्या करता है, इसके चारों तरफ इस तरीके से बना लेता है आयन, इस तरीके से प्रत्येक के चारों तरफ क्या जुड़ जाता है, OH माइनस। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पर भी OH माइनस आ गया, यहाँ पर भी OH माइनस आ गया, यानी जितने भी कण आपके आ रहे हैं ना कोलाइडी के, उनको आपस में जोड़ने से कौन रोकेगा, OH माइनस, क्योंकि ये भी OH माइनस है, ये भी OH माइनस है, ये भी OH माइनस है। सारे के सारे अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या ये कण पास आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है सेम चार्ज वाले हैं ये क्या है आपके सेम चार्ज वाले हैं, और सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, यानी प्रतिकर्षण करते हैं। अब नेगेटिव नेगेटिव को प्रतिकर्षित करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, अगर नहीं जुड़ेंगे तो इसका आकार कभी भी 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, यानी इस तरीके से आप कोलाइडी कण को प्राप्त कर सकते हो। समझ आ गई बात? तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका क्या है, ये आपकी बैटरी है जो काफ़ी हाई वोल्टेज की है। नेक्स्ट ये आपका जल है, जल जो है ये आपका किसका काम कर रहा है, परिक्षेपण माध्यम का। ये सारी बातें लिखनी जरूरी है, आप लिखोगे तभी पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो एग्जामिनर को बहाना मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से वो आपका नंबर काट सकता है। ये आपको सब पता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्क यानी चमक उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से ये जैसे देखो, इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, दोबारा सुन लेना। जिनको थोड़ा कम समझ आया दूसरी बार रिपीट करूंगी, सब समझ आ जाएगा। दोबारा सुनना। क्या बताया मैंने, सबसे पहले अपनी बात करते हैं कोलाइडी कणों के निर्माण के बारे में। वहां पर आपका टॉपिक था परिक्षेपण विधि, और परिक्षेपण विधि जो होता है उसमें क्या होता है कि जिनका आकार बड़ा होता है, यानी जो आपके 1000 नैनोमीटर से बड़े आकार के कण होते हैं, उनको हम तोड़ के छोटे कणों में चेंज कर सकते हैं और उनका कोलाइडी कण बना सकते हैं। कोलाइडी कण बनाने के लिए हम यहाँ पर एक विधि का प्रयोग करेंगे, वो है विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड भी उसी का लेते हैं जिसका हमें कोलाइडी कण बनाना है। अब इस इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं हम हाई वोल्टेज बैटरी से, और इसको जल में, जो कि इसका परिक्षेपण माध्यम के रूप में कार्य करता है, उसमें रख देते हैं। हाई वोल्टेज बैटरी में क्या होता है, बहुत तेज हाई वोल्टेज बैटरी होने के कारण इसमें बहुत तेज ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम आर्क बोलते हैं। ये जो आपका गोल्ड है, इतनी ज्यादा ऊष्मा है कि गोल्ड भी पिघल जाती है और पिघल के वो वाष्पित होने लग जाती है। अब ये वाष्प बन के उड़ ना जाए, इसलिए इसके चारों तरफ क्या रखा जाता है, छोटे छोटे आइस क्यूब रखे जाते हैं। वो आइस क्यूब क्या करते हैं, वो वाष्पित हो रहे गोल्ड को वापस ले लेते नीचे। अब ये वापस नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आके कहीं ये आपस में जुड़ ना जाए, इसलिए जल में KOH मिलाया हुआ होता है। वो KOH जो है इसके चारों ओर इस तरीके से जुड़ जाते हैं, और ये माइनस चार्ज सभी कणों में जुड़ने के कारण एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिस कारण से ये आपको कोलाइडी कण मिल जाता है। अब सुनना क्या क्या है। इस विधि द्वारा प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इच्छा कुछ भी ले लो, मैंने गोल्ड लिया था। नेक्स्ट है, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं, क्लियर बात, और उन्हें जल आदि परिक्षेपण माध्यम में डुबाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड है, इनको मैंने किस में डुबा रखा है, जल, जो कि परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच एक विद्युत आर्क को उत्पन्न किया जाता है।
बैटरी लगी हुई है, बहुत तेज वोल्टेज है, बहुत तेज इसकी वोल्टेज होने के कारण यहाँ पे एक आर्क यानी चमक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इससे उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है, वाष्पित होने लग जाती है आपकी धातु, फिर संघनित होकर कोलाइडी आकार कण बनाती है। किसके कारण? आइस क्यूब के कारण। नेक्स्ट है प्राप्त कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाए रखने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में KOH मिला दिया जाता है और आपके कोलाइडी कण आपको प्राप्त हो जाते हैं। आई थिंक ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है परिक्षेपण विधि के अंदर, वो है पैक्टीकरण विधि। देखो पैक्टीकरण विधि के अंदर क्या होता है, आपको मैंने अवक्षेप के बारे में कुछ बता रखा है, अगर आपको याद हो तो अवक्षेप के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कोई भी चीज रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्ट करवाने के बाद जो हमारा वेस्ट बच जाता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि पैक्टीकरण में हमें चाहिए ताजा बना अवक्षेप। जो हम ताजे बने अवक्षेप की बात करते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया जाता है, तो इससे हम क्या करते हैं, कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। चलो इसको अच्छे से समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। देखो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पैक्टीकरण विधि के अंदर तीन चीजें जो जरूरी है वो ये है कि ताजा बना अवक्षेप आपके पास होना चाहिए, दूसरी बात जल, और तीसरी बात विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब आप कोई भी ऐसा पदार्थ ले सकते हो जो आयनित हो यानी पॉजिटिव नेगेटिव में टूट सकता हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अपने समझते हैं कि मान लो आपके पास इस तरीके से परख नली है। ठीक है, अब इस परख नली में 2 मिनट को थोड़ा टेढ़ा बन गया ये। मान लो आपके पास इस तरीके से क्या है, परख नली है। ठीक है, और इस परख नली में आपने ले रखा है अवक्षेप। इस परख नली में आपने अवक्षेप ले रखा है। अवक्षेप भी कैसा लोगे आप, ताजा बना हुआ अवक्षेप। ठीक है, ऐसा नहीं कि काफी टाइम से पड़ा हुआ है, ताजा बना अवक्षेप लेना आपको। और इस ताजे बने अवक्षेप की अगर हम बात करें तो इसी से हमें कोलाइडी कण मिलेंगे। आगे ध्यान देना कि यहाँ पर अपने लेते हैं जल। जल ले लिया आपने और अपने इसमें मिला देते हैं कोई ना कोई विद्युत अपघट्य। अब बात आती है कि अवक्षेप कैसा है और विद्युत अपघट्य कैसा होना चाहिए। मान लो अवक्षेप लेते हैं AgCl का। ठीक है, अब AgCl का हमारे पास अवक्षेप है जो कि बिल्कुल ताजा बना हुआ है, तो अपघट्य हमें कैसे लेना है, अपघट्य हमें एक ऐसा लेना है कि जो इन दोनों में से किसी का भी सिमिलर हो सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आप विद्युत अपघट्य के रूप में या तो ले सकते हो AgNO3 क्योंकि इन दोनों में सिमिलर क्या है, Ag, या फिर आप ले सकते हो KCl, इन दोनों में सिमिलर क्या है, Cl। इसका मतलब है कि विद्युत अपघट्य के रूप में आप जो भी लोगे ना वो क्या होना चाहिए, अवक्षेप में उसका एक आयन क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हो तो विद्युत अपघट्य मिलाने के बाद क्या होगा, अवक्षेप के अणुओं को ये क्या कर देगा, दूर दूर कर देगा। अवक्षेप के अणुओं को जल में डालेंगे, ये दूर दूर होंगे, और जैसे ये दूर दूर होंगे इस तरीके से अवक्षेप है। अब जैसे ही आपके दूर दूर होंगे इस तरीके से, इनमें आपका चार्ज आ जाएगा, जो आपने विद्युत अपघट्य लिया है वो आ जाएगा इसके चारों ओर। अगर AgCl है, इसमें आपने AgNO3 लिया है तो इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस। ठीक है, इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, Ag प्लस आ जाएगा। अगर चारों ओर Ag प्लस आ जाएगा तो आपका अब जो कोलाइडी कण बन चुका है अब वो पास नहीं आएगा, वो पास नहीं आएगा, तो ये आपका कोलाइडी कण आपको मिल चुका है। अब देखो बहुत इजी है, पीछे आपको जो KOH वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, सेम वही है। ठीक है, सेम वही है, बस ये है कि हमारा जो अवक्षेप ताजा बना है उससे सिमिलर आपने कोई लेना है आयन। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो विद्युत अपघट्य के रूप में, आप AgNO3 ले सकते हो, KCl ले सकते हो। अगर आप KCl लेते हो तो क्या होगा कि मान लो आपने ले लिया KCl, तो KCl अगर आप ले लोगे तो आप खुद भी अपना माइंड से इस चीज को सोच सकते हो कि ये जो आपके अवक्षेप पानी में डालने के बाद अलग हुए होंगे उनके चारों ओर क्या आ जाएगा, इनके चारों ओर आ जाएगा Cl माइनस, क्या आ जाएगा, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। अब इनके चारों ओर Cl माइनस आ जाएगा तो सारे नेगेटिव नेगेटिव हो गया।
अब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये आपस में नहीं जुड़ेंगे तो आपको कोलाइड कण मिल जाएगा। सेम ऐसे Ag+ में हो जाएगा। अगर आप Ag वाला लेते हो तो Ag+ में क्या होगा कि सारे पॉजिटिव होंगे, सिमिलर है, पॉजिटिव है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और आपको जो है कोलाइड कण मिल जाएंगे स्थायी रूप से। समझ आ गई बात। देखो इसमें क्या चीज लिखा है, प्रैक्टिकल में इसने कहा है कि ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर, ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर विलयन पुनः कोलाइडी विलयन में बदलने का प्रक्रम टाट्टीकरण कहलाता है। समझ आ गई बात। इसमें हम 3 चीजें जो है लेते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ताजा बना अवक्षेप, जल और विद्युत अपघट्य। और ये था आपका प्रोसेस जो मैंने आपको समझा दिया। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो और उससे इस चीज को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट रह जाएगा वो है संघनन विधि। और संघनन विधि के अंदर 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। आपको बताया था संघनन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे संघनन के बारे में। और संघनन के अंदर मैंने कहा था कि 4 आपके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखो यहाँ पर कई सारी अभिक्रियाएं हैं। देखो जो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कोलाइडों का निर्माण निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं से किया जाता है। अभिक्रियाएं कौन कौन सी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहला तो है AH2O3 की जब हम 3H2S के साथ करवाते हैं तो AH2S3 और 3H2O बनता है। इसे हमने उभय अपघटन नाम दिया है। अब बात आती है कि हमने इसको उभय अपघटन नाम क्यों दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 चीजों का अपघटन एक साथ हो रहा है। कैसे हो रहा है कि यहाँ पर जो आपका सल्फर है ना वो आ रहा है ऑक्सीजन की जगह पर, ये अपघटित हो गया। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये जा रहा है आपका सल्फर की जगह पर, ठीक है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपघटित हो रहे हैं एक साथ, इसलिए इसे उभय अपघटन नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन इजी है, आपने बस O को इधर भेज देना और S को इधर लेके आना है, आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। अभिक्रिया भी संतुलित है। देखो सल्फर के यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर भी आपका कितना बन रहा है, 3। और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। 6 हाइड्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, 3 जल के अणु बना लेंगे। क्लियर बात। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये 2H2S SO2 के साथ अभिक्रिया करके 3S+ में H2O बना रहा है और इसका नाम दे दिया गया है ऑक्सीकरण। अब आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासों से, कहने का मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये सल्फर है ना इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन, लेकिन आगे जाके हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो आप बोल सकते हो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर बात। पहले सल्फर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, बाद में हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और जब हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर बात। यहाँ पे ये अभिक्रिया थोड़ी संतुलित नहीं है भाई, थोड़ा सा अपने देखो सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर यहाँ पर है, 1 सल्फर यहाँ पर है, 3 सल्फर आगे, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा इस तरीके से 2H2O, ठीक है। अभिक्रिया आपकी संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जब AuCl3 की अभिक्रिया जब अपने फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है, और अपना जल के साथ करवाते हैं तो अपचयन होता है। कैसे, ध्यान देना। देखो आप लोगों ने 8वीं में चलो ये पढ़ा होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बेसिस पर ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। अपचयन की बात करें तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन। आप लोगों ने ये तो बहुत ही पहले से पढ़ा होगा, लेकिन 11th से आपने 10th 11th में आपने ये भी पढ़ा होगा कि विद्युत ऋणी तत्वों का योग ऑक्सीकरण, विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन ऑक्सीकरण। सुनना मेरी बातों को ढंग से। अपचयन की बात करें तो विद्युत धनी तत्वों का योग अपचयन, विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन ऑक्सीकरण, अपचयन, ठीक है। और एक और होता है वो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की बात करें, अगर कोई भी पदार्थ या कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसमें होता है ऑक्सीकरण, और यदि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो होता है अपचयन, ठीक है। ये सारी बातें आपने 10th से स्टडी की है।
लेकिन बात आती है यहाँ पर, देखो पहचानना भी जरूरी होता है कि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा कैसे है। जिस बच्चे को ऑक्सीकरण अपचयन के सारे नियमों का पता होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता होता है, लेकिन विद्युत ऋणी और विद्युत धनी तत्वों के आधार पर और इलेक्ट्रॉन के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AuCl3 की बात करें तो AuCl3 के अंदर Au तो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, Cl होता है नेगेटिव चार्ज वाला। तो जब इसमें विद्युत, अब Au जो है देखो यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ है। अब विद्युत ऋणी तत्व जो है वो आगे जाके क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है। निष्कासित होता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। आप ऐसे याद रखो, मैंने बच्चों को अधिकतर इसी तरीके से याद करवा रखा है और आप भी इसी तरीके से याद करना कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन की बात करते हैं। अगर अपचयन की बात करें तो अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, यही होता है आपका अपचयन। ये तो आपको सभी को पता है। अब एक चीज कॉमन जो है वो याद रखना, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकती हूँ एक विद्युत ऋणी तत्व भी बाहर निकल रहा है। समझ आ रही होगी मेरी बात। देखो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, सभी को पता है। ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है और अपने आवर्त सारणी के अंदर फ्लोरीन के बाद सेकंड विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन ही है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी, ऑक्सीजन सेकंड नंबर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन, फिर है क्लोरो ब्रोमो आइडो। आपने कैसे याद रखना इस चीज को कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये तो क्रम ही रहता है ना। ग्रुप नंबर 17 का क्रम यही है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। बस बीच में आपने ऑन याद रखना है, बीच में आपने क्या याद रखना है, ऑन। ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 6 तत्व ऐसे हैं जो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। अभी मैंने कहा अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये आपको पता है। आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो आपका विद्युत ऋणी तत्व है, यानी इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो इनडायरेक्टली मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपका एक विद्युत ऋणी तत्व भी तो बाहर निकल रहा है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जहां अपचयन होगा वहां पे विद्युत ऋणी तत्वों का बाहर निकलना होगा और विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना होगा। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला है तत्व, तो आपको ध्यान में रखना है कि धन विद्युत तत्वों का जुड़ना भी क्या होगा, आपका अपचयन होगा। क्लियर बात। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज वाला परमाणु है, यानी एक विद्युत ऋणी परमाणु है। और जब एक विद्युत ऋणी परमाणु बाहर निकल जाता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। आई थिंक समझ आ गया होगा। और ये आपका क्या है, ये आपका विद्युत ऋणता का क्रम है, इसको भी लिख लेना। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे कम क्या है, आयोडीन। किसका क्रम है, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का क्रम। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सबसे लास्ट जो है वो है आपका जल अपघटन। जल अपघटन की बात करें तो 3FeCl3 जो है, FeCl3 3H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो आपका जल होता है वो किस में टूटता है, H+ और OH- में। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूँ OH और इसको मैं लिख देती हूँ H और आगे मैं लगा देती हूँ 3। चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे मैं ऐसे लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से। यहाँ पर क्या बनेगा आपका FeOH की थ्राइस और क्या बन गया, 3 हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन के साथ 3HCl बन जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इजी। बस आपने ये रिएक्शन 1-2 बार लिख के देख लेना है, आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका कोलाइडो का निर्माण वाला जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से,
ले लिया होगा आपने तो स्क्रीनशॉट, और आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और आई थिंक आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, और आप ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा समझ आ रहा है कैसा नहीं, और आपकी स्टडी कैसे चल रही है ये भी मुझे बताना। बहुत खुशी होती है जान के जब आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने 12th में अच्छे नंबर आइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।